लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी अगर इमूवेबल है और इसका हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है। पहला, अगर कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा लगाया गया वैल्यू एसवीए या एसडीए कहिए, तो एफवीसी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, सी। कि भैया बेच रहे हैं जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने वैल्यू लगाया है उससे भी ज़्यादा में, तो एफवीसी बराबर सी। सेकंड केस में क्या था, स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है सी से, कंसिडरेशन से, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी का अथॉरिटी का वैल्यू माइनस कंसिडरेशन लेस देन और इक्वल्स टू 10% ऑफ कंसिडरेशन। कम तो है कंसिडरेशन, लेकिन दोनों का डिफरेंस कंसिडरेशन के 10% से कम है, तो एफ वी सी बराबर क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या है, सी। देखिए दोनों केस में कंसिडरेशन सी। तीसरा केस क्या पढ़े थे कि स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है सी, और जो डिफरेंस है उस ग्रेटर देन 10% ऑफ सी। कंसिडरेशन कम भी डिक्लेयर कर रहे हो और दोनों का डिफरेंस कंसिडरेशन के 10% को पार के भी कर जा रहा है, तो ऐसे केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी के द्वारा लगाया गया वैल्यू। इसमें एक क्वेश्चन आता था कि किस दिन का, अग्रीमेंट का डेट का कि ट्रांसफ़र के डेट का। तो बोला कि अगर इस ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है उसका कोई भी हिस्सा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू आ रहा है तो अग्रीमेंट वाला डेट, और नहीं तो सारे केस में कौन सा, ट्रांसफ़र वाला डेट। ये पढ़े थे हम लोग। साथ ही साथ हम लोग गुडविल वाला भी पढ़े थे। गुडविल वाला तो 2 बार रिवीजन हो गया, लास्ट क्लास में पढ़े और उसके पहले भी एक बार पढ़ चुके थे। तो आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है जो कि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ देता है, हल्का सा जान लीजिए। राम ने डीमैट अकाउंट खोल रखा है एक डिपॉजिटरी के पास। जैसे बैंक होता है जिसमें कि आपका पैसा रहता है, वैसे डीमैट अकाउंट खुलता है, बैंक वाले लोग ही डीमैट अकाउंट भी खोलते हैं। तो राम ने एक डिपॉजिटरी में अपना अकाउंट खोल रखा है। अब राम डिपॉजिटरी के थ्रू एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड 3 कंपनी का शेयर खरीदा है। इन तीनों कंपनी का जो रजिस्टर होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसमें इस डिपॉजिटरी का नाम होगा। लेकिन इस शेयर का एक्चुअल में मालिक कौन है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, राम। क्योंकि इस शेयर का जो भी डिविडेंड आएगा वो आएगा टू डिपॉजिटरी, या डिपॉजिटरी से कहाँ जाएगा, टू राम। साथ ही साथ इस एक्स वाई जेड के बेचने पे होने वाला मुनाफा भी राम के ही हैंड्स में आएगा। यही पढ़ना है। ये शेयर्स जो इन 3 कंपनी का है वो डिपॉजिटरी के नाम में है, लेकिन बेनिफिशियल ओनर कौन है, राम। तो कैपिटल गेन जब होगा इनके ट्रांसफ़र पर तो किसके हैंड्स में होगा, राम के हैंड्स में, ना कि डिपॉजिटरी। ये एक पहला पॉइंट था। दूसरा के लिए इन दोनों को हटाते हैं। राम ने डिपॉजिटरी के थ्रू अलग अलग दिन एक्स लिमिटेड का शेयर्स खरीदा। अलग अलग दिन आ रहा है, 1 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 50 तारीख, 50 तारीख मतलब 20 तारीख अगला महीना का खरीद भी रहा है, बेच भी रहा है। राम डिपॉजिटरी के थ्रू एक्स लिमिटेड का शेयर खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है। राम अगर एक्स लिमिटेड से शेयर खरीदता तो शेयर सर्टिफिकेट मिलता, फिर राम जब बेचता तो ये शेयर सर्टिफिकेट जाता, तो समझ में आता कि कौन वाला अकाउंट जा रहा है। जैसे कि तुमको हम 500 रुपया दिए, फिर 500 रुपया दिए, तुम किसी को 500 रुपया दे रहे हो तो तुमको पता है कि कौन वाला नोट है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे बैंक में 500 रुपया गया, फिर तुम्हारे बैंक में 500 रुपया गया और तुमने किसी को 500 रुपया पेमेंट किया, तो कौन वाला 500 गया भाई, जो पहले आया था वो कि जो बाद में आया था वो। उसी तरह से सोचो, राम के पास एक्स लिमिटेड का शेयर्स होता और शेयर सर्टिफिकेट होता पास में, तब तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता चल जाता। लेकिन ये तो डिपॉजिटरी है, जैसे बैंक में अकाउंट में तुम्हारा पैसा वैसे बैंक के डीमैट अकाउंट में तुम्हारा शेयर्स। तो सबसे पहला नियम हम लोग क्या पढ़े
कि जब डिपॉजिटरी में किसी व्यक्ति का शेयर होता है तो जब ये बिकता है तो कैपिटल गेन डिपॉजिटरी को नहीं होता है, टू दी बेनिफिशियल ओनर। और दूसरा, एक्स लिमिटेड का बहुत सा शेयर राम ने खरीदा, बहुत सा शेयर बेचा, तो कौन जब जा रहा है तो कौन सा शेयर जा रहा है? तो बोला कि आप लोग पढ़े हैं अकाउंट्स में भी और कॉस्ट में भी, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मान लीजिए यहाँ 20 शेयर खरीदा, यहाँ 10 शेयर खरीदा और यहाँ पर 10 शेयर बेच रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यही वाला 10 बेच रहा है, हम कहेंगे कि इस 20 में से 10 बेच रहा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो जन्मा पहले वो मरेगा पहले, ठीक है। तो डिपॉजिटरी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हल्का सा जान लीजिए। क्या जाना आपने? डिपॉजिटरी में ओनर होता है कौन? डिपॉजिटरी, लेकिन टैक्स लगता है किसको? बेनिफिशियल ओनर को। और शेयर चूँकि बहुत बार आ रहा है, बहुत बार जा रहा है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग और कॉस्ट निकालने के लिए क्या मान के चलेंगे? जो पहले आया वही पहले गया, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आइए जरा नोट्स में। ये जो आवाज़ है मेरा कुर्सी का है, ये मत समझिए कि आई एम फार्टिंग। चलिए, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय डिपॉजिटरी। इवन दो the depository is the registered owner of those securities, the gain on transfer of such securities shall be taxable for the beneficial owner for the previous year in which they are transferred. क्या लिख रहा है? Even though the depository is the registered owner, एक्स लिमिटेड के पास ये शेयर किसके नाम में होगा? राम के नाम में कि डिपॉजिटरी के नाम में? डिपॉजिटरी के नाम में, ठीक है, क्लियर है। जब शेयर बिकेगा तो डिपॉजिटरी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, किसके लिए होगा? बेनिफिशियल ओनर राम के लिए। इवन दो द डिपॉजिटरी इज द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज, द गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच सिक्योरिटीज शैल बी टैक्सेबल फॉर द बेनिफिशियल ओनर फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच दे आर ट्रांसफर्ड। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द पीरियड ऑफ होल्डिंग्स आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ा दिए। कभी कभी क्या होता है कि इससे क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। अब चलिए आइए जो आज पढ़ना है मेन, टैक्सेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। ध्यान दीजिए, बहुत इजी है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो है आपको यहाँ भी पढ़ना है, और ज़ीरो कूपन बॉन्ड आपको पीजीबीपी में भी पढ़ना है। चलिए, ZCB, सबसे पहला चीज़ जो हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड के बारे में जानते हैं वो ये कि किसी एसेट के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होने के लिए हमारा पीरियड कितना है? 36, 24 और 12। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये ना है। इसमें 3 एसेट है, इसमें 2। इस 3 में कौन कौन है? लिस्टेड शेयर्स, यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड। कहे थे ज़ीरो कूपन बॉन्ड पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग ज़ीरो कूपन बॉन्ड के बारे में जानते हैं वो ये कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा अगर वो हमारे पास 12 महीना या उससे कम के लिए रहा। अगर 12 महीना से ज़्यादा पीरियड के लिए रहा है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग जानते हैं वो है पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन और इक्वल्स टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म, इफ नॉट, अगर नहीं तो लॉन्ग टर्म। ये तो जान रहे हैं। दूसरा क्या जान रहे हैं? मैच्योरिटी और रिडम्पशन ज़ीरो कूपन बॉन्ड का इस ट्रांसफ़र कि मैच्योरिटी या रिडम्पशन हो रहा है ज़ीरो कूपन बॉन्ड का, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र। पहले पढ़ लिखें ट्रांसफ़र क्या हमें पढ़े थे? सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इनटू ट्रेड, उसी में था मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड। तो मैच्योरिटी या रिडम्पशन हो रहा है ज़ीरो कूपन बॉन्ड का, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र। मतलब यहाँ पे कैपिटल गेन होगा, बोला होगा। इतना हम लोग पहले से जानते हैं। आज जो नया जानेंगे वो ये कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड
इशू करता है या तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या शेड्यूल बैंक या पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो जीरो कूपन बॉन्ड का इशुएंस 4 लोगों के द्वारा हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, शेड्यूल बैंक्स और चौथा क्या है, तो बोला पब्लिक सेक्टर कंपनी। बोला ठीक है भैया, ये तो आप बता दिए कि जीरो कूपन बॉन्ड इशू कौन कर सकता है, होता क्या है। बोला जीरो कूपन बॉन्ड होगा, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा कि तुम जीरो कूपन बॉन्ड हो। बोला हद हाल है, अभी तक समझाए नहीं कि क्या होता है, बस इधर उधर का भूमिका दे रहे हैं। पहले भूमिका जान लीजिए, फिर चावला को ही जान लेंगे। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है। बोला जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो 4 लोग इशू कर सकते हैं इंडिया में। क्या भैया, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड भी समझा देते, सब हम ही समझा देंगे तो एफएम वाले लोग क्या करेंगे। ठीक है, पैसा उनको ही तो दोगे, या अपने मेहनत करना। जीरो कूपन बॉन्ड कौन इशू कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड। उसके बाद क्या है, बोला कि कोई भी शेड्यूल बैंक या पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है, ये लोग चारों इशू करेगा तो जीरो कूपन बॉन्ड हो जाएगा। बोला नहीं, ये लोग चारों इशू करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा कि ये जीरो कूपन बॉन्ड है। तो जीरो कूपन बॉन्ड का 2 चीज़ आने। तीसरा, और जो एक्चुअली में जीरो कूपन बॉन्ड को जीरो कूपन बॉन्ड बनाता है, वो ये कि जीरो कूपन बॉन्ड इशू होता है डिस्काउंटेड प्राइस पे, रिडम्पशन होता है फेस वैल्यू पे, मैच्योरिटी पे। मतलब 4 कंपनी कौन कौन, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, शेड्यूल बैंक्स और पब्लिक सेक्टर, ये इशू किया कि ये 25 रुपया का बॉन्ड है, जब मैच्योरिटी होगा तो आपको 100 रुपया मिलेगा। इस बीच में आप हमसे कुछ नहीं पा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली जब बॉन्ड खरीदते हैं तो क्या होता है, हर कुछ दिन पर हमको इंटरेस्ट मिलता है। यहां पर क्या है कि जीरो कूपन बॉन्ड इशू होता है डिस्काउंटेड प्राइस पे, रिडम्पशन होता है फेस वैल्यू पे, और ये जो बीच का डिफरेंस है यही मेरे लिए इनकम होता है एज एन इन्वेस्टर। मान लीजिए कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो हमको 25 रुपया हमसे लिया, 25 रुपया रख लिया और 6 साल बाद हमको 100 रुपया दिया, तो मेरा इनकम क्या हुआ, 25 जो है बढ़ के कितना हो गया, 100। और पीजीपीपी में देखिए क्या होगा, इस 25 को इस्तेमाल करने के लिए कंपनी को कितना रुपया लगा, 75। भाई कंपनी ने हमसे 25 रुपये पाया और हमको 100 रुपया दिया, तो इस 25 रुपया को यूज़ करने का खर्च कितना था, 75। ये 75 जो है ना, वो एक्सपेंस है जो कि इशू करने वाले कंपनी को अलाउबल है पीजीबीपी में अंडर सेक्शन 36। यानी जो इनकम है हमारे लिए वो उस कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम लोग भूल जाते हैं। क्या पढ़े हम लोग अभी तक, हम लोग पढ़े कि जीरो कूपन बॉन्ड का पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीना या उससे कम पे वो शॉर्ट टर्म हो जाता है, 12 महीना से अधिक रहा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बोला फिर क्या पढ़े कि भाई मैच्योरिटी और रिडम्पशन जीरो कूपन बॉन्ड का ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, नया क्या पढ़े, जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर सकता है 4 कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, शेड्यूल बैंक्स, नहीं तो पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये बॉन्ड इन चारों के द्वारा इशू किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा कि तुम जीरो कूपन बॉन्ड हो। ठीक है, यानी स्पेसिफाइड रहेगा। जीरो कूपन बॉन्ड का खूबी है कि वो इशू होता है डिस्काउंटेड प्राइस पे और रिडम्पशन होता है उसका फेस वैल्यू पे। ये जो डिफरेंस है यही एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए इनकम है, और यही जो मेरे लिए इनकम है वो कंपनी के लिए क्या है, खर्च। कंपनी अपने इसको पीएल में ले जाता है तोड़ तोड़ के, ठीक है ना, प्रो राटा बेसिस पे अंडर सेक्शन 36। अब आते हैं, हम एक इन्वेस्टर हैं, हमने 25 रुपया दिया, 100 रुपया पाया। अगर ये हमारे देने और हमारे पाने के बीच का पीरियड 12 महीना उससे कम है तो 100 माइनस 25 हमारा कैपिटल गेन 75। लेकिन अगर हमने जब पैसा दिया और हमने जो पैसा पाया इस बीच का पीरियड अगर 12 महीना क्रॉस कर जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 25 को इंडेक्स करके घटाइएगा। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट
जीरो कूपन बॉन्ड पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, LTCG हो रहा है, यानी पैसा हमको देने और पैसा हमको पाने के बीच का पीरियड 12 महीना से अधिक, ठीक है। तो जैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो मेरे पास क्या है ऑप्शन, बोला इंडेक्स करो, इंडेक्स करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, कैपिटल गेन निकालो और टैक्स करो एट द रेट 20%। पहला बार बता रहे हैं LTCG का कितना, 20%। ये LTCG 112A वाला नहीं है, ठीक है। बोला दूसरा ऑप्शन क्या है कि बिना इंडेक्स किए हुए है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंडेक्स मत करो, कैपिटल गेन निकालो और उस पर टैक्स लगाओ एट द रेट 10%। देखो 112A वाले में, बोला सर 112 आप क्या करें, पढ़ाए हैं ना। 112A वाले में आपके पास ये ऑप्शन था ही नहीं कि आप इंडेक्स कीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तब भी आपको इंडेक्स नहीं करना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है जीरो कूपन बॉन्ड को कि भैया मेरे तुम जीरो कूपन बॉन्ड के होल्डर हो, 12 महीना या उससे कम होल्ड किए हो, इंडेक्स का तो कोई सवाल ही नहीं है, शॉर्ट टर्म है, निकालो कैपिटल गेन लगाओ। हम कह रहे हैं कि नहीं, तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, तुम्हारा बेचने पर बचने यानी मैच्योरिटी या रिडेम्पशन पर तुमको जो मुनाफा होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। तो बोला तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, नॉर्मल तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालो, यानी इंडेक्स करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालो और 20% से टैक्स निकालो, बिना इंडेक्स किए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालो और 10% निकालो, जो बेनिफिशियल है चूज कर लो। कोई कंपल्सन नहीं है कि वही चूज करो या यही चूज करो, तुम्हारा मर्जी है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जीरो कूपन बॉन्ड शॉर्ट टर्म कहलाता है 12 महीना तक, उससे ऊपर जाता है तो लॉन्ग टर्म कहलाता है। लॉन्ग टर्म हो करके वो जब बिक रहा है तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इंडेक्स करके कैपिटल गेन निकालें और 20% टैक्स लगाएं, या बिना इंडेक्सेशन किए हुए टैक्स इनकम निकाले और 10% टैक्स लगाए। लगा तो बड़ा बढ़िया है। हाँ, मैच्योरिटी या रिडम्पशन जीरो कूपन बॉन्ड का ट्रांसफ़र है। उसके बाद क्या बोला कि जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर सकता है 4 कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा, इशू होगा डिस्काउंटेड प्राइस पे, रिडम्पशन होगा फेस वैल्यू पे। क्लियर है? आइए जरा थ्योरी पढ़ लिया जाए। टैक्सेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, देखिए zero coupon bond mean a bond issued by any infrastructure capital company और infrastructure capital fund और पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल बैंक, यही 4 लोग इसको इशू कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर मैच्योरिटी और रिडम्पशन। 25 रुपया में इशू किया, 100 रुपया हमको पेमेंट करेगा, बीच में कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे करेगा, ठीक है। विच इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा कि देखो ये जीरो कूपन बॉन्ड है, ठीक है। अब आइए रूल्स रिगार्डिंग जीरो कूपन बॉन्ड्स। For determining as to whether a zero coupon bond is a long term capital asset or short term capital asset, the period of holding is 12 months. जान रहे हैं, 12 महीना या उससे कम रहिएगा तो शॉर्ट टर्म, 12 महीना से अधिक रहिएगा तो लॉन्ग टर्म। The maturity or redemption of a zero coupon bond is regarded as a transfer. ट्रांसफर में पढ़े थे, redemption और maturity of a zero coupon bond is transfer, ठीक है। अब देखिए LTCG on zero coupon bond shall be chargeable to tax at minimum of the two। शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म निकाल लीजिए, लॉन्ग टर्म है जीरो कूपन बॉन्ड में तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इंडेक्स करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालिए, 20% टैक्स लगाइए,
या बिना इंडेक्सेशन किए हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालिए और 10% से टैक्स दीजिए, जो बेनिफिशियल है चूज कर लीजिए। आइए नोट्स में, LTCG ऑन जीरो कूपन बॉन्ड शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एट मिनिमम ऑफ द टू। पहला, टैक्स एट द रेट 20% ऑन LTCG computed after indexation of cost of acquisition, और tax at the rate 10% on LTCG computed without indexation of its cost। या तो इंडेक्सेशन करके LTCG निकालिए 20% लगाइए टैक्स, या बिना इंडेक्सेशन के LTCG निकालिए और 10% लगाइए टैक्स, जो बेनिफिशियल है चूज कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, क्या पढ़े हम लोग पढ़े ज़ीरो कूपन बॉन्ड का ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने का तरीका। क्या क्या पढ़े? शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, ये 12 महीना पे ही डिसाइड हो जाएगा। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीना या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, नहीं तो लॉन्ग टर्म, पहला पॉइंट। दूसरा, ज़ीरो कूपन बॉन्ड का रिडम्पशन या मैच्योरिटी दोनों जो है ट्रांसफ़र कहलाता है, कैपिटल गेन अराइज करेगा टू दी यूनिट होल्डर। ज़ीरो कूपन बॉन्ड इशू होता है डिस्काउंटेड प्राइस पे, रिडम्पशन होता है फेस वैल्यू पे, इस बीच में एक भी पैसा हमको कंपनी नहीं देगी। ज़ीरो कूपन बॉन्ड कौन इशू कर सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, शेड्यूल बैंक या पब्लिक सेक्टर कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा कि तुम ज़ीरो कूपन बॉन्ड हो, ठीक है भाई। पढ़ना क्या था? यही पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में अगर ज़ीरो कूपन बॉन्ड बिक रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है कि इंडेक्सेशन करके गेन निकालिए और 20% टैक्स लगाइए, या बिना इंडेक्सेशन के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालिए और 10% टैक्स लगाइए। क्लियर है? ठीक। अब आइए सेकंड टॉपिक आज का इम्पॉर्टेंट, जिस पर कि क्वेश्चन भी बनाना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितना ज़्यादा नियम कानून रहता है ना, हमारे लिए इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। जो सीधा सीधा बात है उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है। एज अ टीचर हमारे लिए चैलेंज है कि जिस टॉपिक में खूब सारा निटी-ग्रिटीज़ है, बारीकियां हैं, उसको कैसे तुम तक पहुंचाएं, साथ ही साथ ऐसा कैसे पढ़ाएं कि वो तुम्हारे माइंड में रहे। ठीक है? यही टफ चीज़ तुमको एक साधारण स्टूडेंट से क्या करेगा, अलग बनाएगा। ठीक है? इज्जत है नॉलेज का, नॉलेजेबल रहोगे ना तो कहीं भी इज्जत पाओगे। एक पर्सन वन है जो कि इंडिविजुअल या HUF है। ध्यान से समझना, कैपिटल गेन का ये सब न्यू टॉपिक है, मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ इनको कैपिटल गेन में आए हुए। हम लोग जब पढ़ते थे एज अ स्टूडेंट तो ये सब था भी नहीं। एक पर्सन वन है जो कि इंडिविजुअल या HUF है, इसके पास कोई लैंड या बिल्डिंग है। ये पर्सन वन है, इंडिविजुअल HUF, इसके पास कोई लैंड और बिल्डिंग है। हिंदुस्तान में बहुत सा ऐसा केसेस हो रहा है। एक पर्सन टू है जो कि डेवलपर है, DLF है, लार्सन एंड टुब्रो है, गोदरेज है, ऐसा तो बहुत बड़ा बड़ा डेवलपर हो गया। मान लो DLF डेवलपर है। पर्सन वन और पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट किया, रिटर्न अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट किया। पर्सन टू इस लैंड और बिल्डिंग को डेवलप करेगा। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग तोड़ देगा, नया उस पर फ्लैट बनाएगा। तो पर्सन वन इंडिविजुअल या HUF है, पर्सन टू डेवलपर है। डेवलपर है यानी उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा कि आई एम अ डेवलपर। ठीक है ना? ये डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है भाई, लैंड को डेवलप करता है। ये वो है जो 35 AD में स्पेसिफाइड बिजनेस कहलाएगा। P2 डेवलपर है। ठीक है ना? P2 और P1 आपस में एग्रीमेंट करता है कि भैया इस लैंड और बिल्डिंग को आप डेवलप कीजिए, एक फ्लैट बनाइए। पहले क्या होता था कि जैसे ही P1 और P2 एग्रीमेंट किया, ट्रांसफ़र हो गया, अधिकार दे दिए P2 को, P1 पर टैक्स लगा दो, P1 को कुछ मिला हो या ना मिला हो। तो बहुत हार्डशिप होता था। नियम में बदलाव आया, बोला कि कोई इंडिविजुअल या HUF
जब अपने लैंड या बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए किसी डेवलपर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए हम इंतज़ार करेंगे उस साल का जिस साल इस लैंड और बिल्डिंग पे जो नया बिल्डिंग बनेगा उसका हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए। वर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग हम खरीदे, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग डेवलपर के पास चला गया, एग्रीमेंट हो गया। पहले क्या होता था कि यहीं पर टैक्स लगा देता था, डेवलपर बोला है कि हम देंगे 50 करोड़, ट्रांसफ़र तो हो गया, पैसा मिलने तक का इंतजार करता नहीं था। अब क्या हो गया, इस इंडिविजुअल ने यहाँ पर लैंड बिल्डिंग खरीदा, यहाँ पर लैंड बिल्डिंग डेवलपर को दे दिया, सौंप दिया कि भैया इस पर तुम डेवलप करो। ये डेवलपर अब इस लैंड और बिल्डिंग पे काम करना शुरू करेगा। यहाँ से 6 साल बाद यहाँ पे जाके कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट पूरे प्रोजेक्ट का भी मिल सकता है और पार्शियल भी मिल सकता है। ध्यान देना, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम पूरा मिले या कुछ भी, गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर किया पूरा मिले या कुछ भी, कुछ कुछ वैसे ही चल रहा है। यहाँ खरीदे थे, यहाँ एग्रीमेंट हुआ, लेकिन कैपिटल गेन चार्ज करने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कौन से साल का, बोला उस साल जिस साल हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। हमको मिलेगा कि डेवलपर को मिलेगा? डेवलपर को मिलेगा। डेवलपर को पूरा का मिल जाएगा कि पार्शियल का भी मिलेगा तो चलेगा? बोला पार्शियल का भी मिलेगा तो चल जाएगा। ठीक, यानी कैपिटल गेन कंप्यूट होगा उस साल जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, पूरे प्रोजेक्ट का या पार्शियल का। पूरा इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे सोचो। डिस्ट्रक्शन में कहाँ से कहाँ तक करते थे? डिस्ट्रक्शन वाले साल तक। कन्वर्जन में कहाँ तक करते थे? कन्वर्जन वाले साल तक। कंपलसरी एक्विजिशन में कहाँ तक करते थे? कंपलसरी एक्विजिशन वाले साल तक। बोला यहाँ क्या होगा? बोला यहाँ भी यहाँ तक करेंगे। देख रहे हो, अगर पहले ठीक से पढ़े हो तो कोई नया टॉपिक भी आ रहा है, बिना नियम पढ़े भी उस नियम को उस पर इंटरपोलेट कर सकते हो। यही टैक्स है। कुछ दिन टैक्स पढ़ने के बाद समझ में आएगा क्या रे तो कुछ है ही नहीं। मोस्ट प्रोबेबली अब तक आ गया होगा कि सही में कुछ नहीं है, और उधर तो और इनडायरेक्ट टैक्स में तो और कुछ नहीं है। इजी सब्जेक्ट है, अच्छा से पढ़ो। यहाँ कर दे, यहाँ डेवलपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वहाँ पर वो हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। हमको मिलेगा कि डेवलपर को कैपिटल गेन कब कंप्यूट करेंगे? बोला जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? यहाँ से यहाँ तक। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट समझो। डेवलपर हमको कहा कि भैया आपको हम 10 रुपया देंगे, हम आपको 10 रुपया देंगे। तो हमारे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन FVC क्या हुआ? बोला कि जो पैसा डेवलपर बोल रहा है कि देंगे प्लस, इंपॉर्टेंट, प्लस जिस दिन CC मिला उस दिन का SDV, स्टैम्प ड्यूटी के लिए जो वैल्यूएशन होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। बोला क्या? बोला SDV या FMV। ठीक है, क्योंकि इस केस में FMV और SDV बराबर हो जाता है। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। केस क्या चल रहा है? केस क्या चल रहा है? हमारे पास लैंड बिल्डिंग है, हम इंडिविजुअल या HUF हैं। एक डेवलपर के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ, देखो एग्रीमेंट क्या क्या हो सकता है कि पूरा पैसा दे देंगे। एग्रीमेंट ये हो सकता है कि पैसा देंगे या लैंड बिल्डिंग में तुम्हारा शेयर भी रहेगा। पहले कैपिटल गेन कहाँ कंप्यूट हो जाता है? यहीं पे। आज के दिन कैपिटल गेन कहाँ कंप्यूट होता है? जहाँ सर्टिफिकेट मिलता है। जो सर्टिफिकेट मिलता है पूरा का प्रोजेक्ट का कि पार्शियल का भी मिलेगा। तो इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, आओ जरा पढ़ें। ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ by an individual HUF under specified agreement with the developer। अंडरलाइन कर लो, इंडिविजुअल HUF
अग्रीमेंट कर रहा है किसके साथ? डेवलपर के साथ। ठीक है, देखो P1 हैज़ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। इंडिविजुअल एच ऑफ P1 है, उसके पास लैंड या बिल्डिंग है, ये दोनों है। P2 इज अ डेवलपर। P2 क्या है? डेवलपर। P1 कैन बी इंडिविजुअल और HUF। P1 क्या है? इंडिविजुअल और HUF। पूरा समझ रहे हो सेटअप? एक तरफ इंडिविजुअल HUF है जिसके पास लैंड है या बिल्डिंग है, या लैंड और बिल्डिंग दोनों है। ठीक है, एक तरफ डेवलपर भाई हैं, ये लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं। P1 एंड P2 एंटर्स इनटू एन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। अंडरलाइन कर लो, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े होंगे कि ऐसा कोई नियम नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि यू नीड टू हैव योर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना पुराना है कि मुंह से बोला हुआ बात कागज़ पे लिखे हुए बात से ज़्यादा स्ट्रांग होता था। आज का ना दिन है कि कागज़ पे लिखा हुआ बात भी लोग फॉलो नहीं करता है, कैसा कैसी चलता है। दे वॉज द टाइम जो मुंह से बोल दिए तो कितना जनरेशन तक वो एग्रीमेंट चलता था। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कहीं नहीं है कि आपका एग्रीमेंट रिटन ही होना चाहिए और रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। आंखों आंखों में भी कह दिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आंखों आंखों वाला तो खैर अभी भी चल रहा है, कुछ फेलियर भी होता है। एनीवेज आगे चलिए। P1 can be individual or HUF. P1 and P2 enters into a registered agreement in which P1 allows P2 to develop a real estate project on such P1's land and building. क्या है कहानी? कहानी ये है कि P1 एक इंडिविजुअल HUF है, उसके पास लैंड बिल्डिंग है, P2 एक डेवलपर है। P1 और P2 के बीच में रिटन एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है कि भैया इस लैंड एंड बिल्डिंग को हटाओ और यहाँ पे एक नया आलीशान बहुमंजिलिया इमारत बनाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ से टैक्स शुरू हो रहा है। कंसिडरेशन टू P1 को क्या मिल रहा है? शांति। शेयर बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन सच न्यू डेवलप प्रोजेक्ट वेदर विथ और विदाउट एडिशनल पेमेंट ऑफ कैश। P1 को उस प्रोजेक्ट का कुछ फ्लैट्स मिलेगा, साथ में कुछ पैसा भी मिल सकता है। P1 को कुछ फ्लैट में, जो नया फ्लैट बन के तैयार होगा, उसमें कुछ हिस्सा मिलेगा, 6 फ्लैट मिल गया, 10 फ्लैट मिल गया, प्लस साथ में कुछ पैसा भी मिलता है। शेयर बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन सच न्यू डेवलप प्रोजेक्ट्स वेदर विथ और विदाउट एडिशनल, अंडरलाइन करो, विथ और विदाउट एडिशनल पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है, आगे चलो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। When P1 transfers his share in the project to any other person after the date of issue of certificate of completion, the stamp duty value of his share being land or building or both on the date of issuing of such said certificate of completion as increased by any monetary consideration, underline कर लीजिए, SDV, as increased by any monetary consideration। बोले सर ये क्या है ए और बी? बोले सर ए ही पढ़ना है, बी तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हम लैंड बिल्डिंग खरीदे, यहाँ पर लैंड बिल्डिंग डेवलपर ने हमसे एग्रीमेंट कर लिया, वहाँ पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। बी कंडीशन हम जानते ही नहीं है। बोला इस बंदे को, किस बंदे को? जिसका लैंड बिल्डिंग था, उसके हैंड्स में कैपिटल गेन कब होगा? बोला जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। पूरा प्रोजेक्ट के लिए कि पार्शियल? बोला पार्शियल भी मिलेगा तो चलेगा। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? बोले यहाँ से लेकर के वहाँ तक। बोला डिस्ट्रक्शन में, कन्वर्जन में, कंपलसरी एक्विजिशन में, ऐसा ही तो केस था। तो जैसे ही हम इनकम टैक्स में कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन को रोकते हैं कि भैया उस साल कैलकुलेट करेंगे, बोला उस केस में हमारा कैपिटल गेन कंप्यूटेशन रुक जाता है, लेकिन इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करते हैं? यहाँ से यहाँ तक। अब याद करो, हम लोग शुरू में पढ़े थे कैपिटल गेन कब होता है? जिस साल ट्रांसफ़र होता है। उसका 4 एक्सेप्शन था।
डिस्ट्रक्शन, कंपलसरी एक्विजिशन, कन्वर्जन और यही डेवलपर। इन चारों केस में डिस्ट्रक्शन वाले साथ कैपिटल गेन ना, कन्वर्जन वाले साथ कैपिटल गेन ना, कंपलसरी एक्विजिशन वाला कैपिटल गेन ना, एग्रीमेंट वाला साल बोला ना। ये कब? डिस्ट्रक्शन के केस में जब पैसा मिला या एसेट मिला, कंपलसरी एक्विजिशन में जब पैसा मिला, कन्वर्जन में जब स्टॉक इन ट्रेड को बेचे, और यहाँ पर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट वाला में जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। किसको? हमको कि डेवलपर को? डेवलपर को। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? मतलब जैसे बाकी 3 में यहाँ से यहाँ तक किए थे, वैसे यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक करेंगे। इसको जरा नोट कर लो, ये लोग मिस कर गए हैं पॉइंट, इंडेक्सेशन वाला। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर में यहाँ पे लिख लो नोट कर लो। The indexation of the cost of acquisition, the indexation of the cost of acquisition will be done till the year of agreement with the developer. ठीक है, अब चलो, बोला जिस साल हम कंप्यूट करने चलेंगे उस साल हमारा एफवीसी क्या होगा। डेवलपर और इंडिविजुअल के बीच में जनरली जो बातें होती हैं उसका फॉर्मेट यही रहता है कि देखिए, जो हम नया बिल्डिंग बनाएंगे उस बिल्डिंग में आपको 2 यूनिट दे देंगे, प्लस हम कुछ कैश दे देंगे। बोला खाली कैश दिया तो कैश, खाली यूनिट दिया तो यूनिट। बोला यूनिट तो दाम कितना होगा? बोला कि उस समय का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ने वैल्यू लगाया होगा आपके प्रॉपर्टी का। क्वेश्चन में आपको एसडीवी निकालने देगा कि कैपिटल गेन निकालने देगा। कैपिटल गेन एसडीवी दिया रहेगा? नहीं दिया रहेगा, एकदम दिया रहेगा। तो फिर करना क्या है? कुछ नहीं करना है, जैसे पहले क्वेश्चन बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। आइए जरा इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं। राम परचेज अ रेसिडेंशियल प्लॉट ऑन 1/7/1998। चलिए, परचेज कब है? 2001 के पहले। अब देखो, एक चीज़ हम लोग खाली जान लिए कि 1/4/2001 के पहले कर दे तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि कॉस्ट और एफएमवी विच इज हायर। ये ऑप्शन हमेशा जिंदगी भर जिंदा रहेगा, खाली गुडविल वाले ग्रुप को छोड़ करके। ठीक है, अब देखिए 1998 में खरीदे थे 32 लाख में, क्या यही इनका वैल्यू उठाएंगे कि एफएमवी 1/4/2001 वाला लेंगे? अब देखो, बहुत लोग ना आगे आगे क्वेश्चन में बढ़ रहे होंगे, हम बेवकूफ़ नहीं हैं जो बार बार इसी पॉइंट को हार्पिन करते रहते हैं। ठीक है, बहुत लोगों का क्वेश्चन में आगे पढ़ रहे हो, अरे आगे पढ़ के क्या बना करके भाग जाओगे वीडियो छोड़ के? कि वीडियो जब खत्म होगा तभी उठोगे? ऐसा तो है नहीं कि हम अभी पहला लाइन में है तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसका वीडियो बंद करके निकल जाओगे। वीडियो तो जब एंड होगा तभी जाओगे, इसलिए धैर्य रखें। 1/7/1998 को खरीदें तो आपके पास क्या ऑप्शन है? 32 लाख या एफएमवी विच इज हायर। आगे चलिए, एफएमवी ऑफ प्लॉट एज ऑन 1/4/2001 इज 96 लाख। देखो क्वेश्चन कब समझ में आता है कि तुम्हारा सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ आ गया। क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ है पहला लाइन पढ़ते हुए उस लाइन का जहाँ जहाँ यूज़ हो सकता है तुमको मालूम है। जैसे ही दिया राम परचेज द रेसिडेंशियल प्लॉट ऑन 1/7/1998, आगे सोचो ही नहीं हम लोग, कहे अच्छा 1/4/2001 के पहले कर दो तो ऑप्शन है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर तुम इस पॉइंट पर पहुंच गए कि वाइल रीडिंग द क्वेश्चन योर माइंड स्टार्ट्स सॉल्विंग इट, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि इस लाइन का यहाँ यहाँ यूज़ हो सकता है, समझ लीजिए कि उस सब्जेक्ट पे आपको पकड़ा गया। और अगर नहीं तो कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, दया जाके फिर से पढ़िए। ठीक है, चलिए, राम परचेज द रेसिडेंशियल प्लॉट ऑन 1/7/1998 फॉर 32 लाख। एफएमवी ऑफ प्लॉट एज ऑन 1/4/2001 इज 96 लैक्स। इस क्वेश्चन में 32 लाख का तो अब यूज़ है, खत्म हो गया। अब सिर्फ किसका यूज़ रह जाएगा? इस 96,000 का। एक्स लिमिटेड अ बिल्डर एंटर्स इनटू अ
रजिस्टर्ड जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, आईडीए नहीं, इसको जेडीए कर दीजिए, जेडीए, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट विथ राम ऑन 1/7/2020। इस डेट का क्या इंपॉर्टेंस है? बोले सर 1/7/2020 का वही इंपॉर्टेंस है जो डिस्ट्रक्शन के केस में किस दिन एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, कंपलसरी एक्विजिशन के केस में किस दिन एक्वायर हुआ, कन्वर्जन के केस में किस दिन कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेशन वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ राम shall be made from the year of purchase up to the year of destruction, conversion, compulsory acquisition and agreement। 4 केस में इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करते हैं? परचेज के साल से लेकर डिस्ट्रक्शन के साल तक, परचेज के साल से लेकर के कन्वर्जन के साल तक, परचेज के साल से लेकर के कंपलसरी एक्विजिशन वाले साल तक, और इस केस में परचेज के साल से एग्रीमेंट वाले साल तक। अब हमारे परचेज के साल का CII है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स? नहीं सर, वो तो 2001 के पहले खरीदे हैं। तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहाँ कहाँ लिया जाएगा? बोला कि 2001, 2 ये परचेज का साल होगा, और 20, 21 1/7/2020, 20-21 का हमारा एग्रीमेंट वाला साल। अब देखिए, एक्स लिमिटेड पेड एन अमाउंट ऑफ 1,20,000 ना, इतना बड़ा अमाउंट है कि पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। 120 लाख यानी 1,20,00,000। देखिए 1,120 लाख 1/7/2020 को दे दिया। क्या यहाँ पर कैपिटल गेन कंप्यूट हो जाएगा? चला नहीं सर, ये कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए हम रुकेंगे उस साल तक जिस साल तक हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। बोला तुम तो बना ही नहीं रहो तो तुमको क्या के लिए मिलेगा? बोला डेवलपर को मिलेगा ना। बोला ठीक। तो कैश तो मिल गया 1,20,00,000। आगे देखते हैं क्या है। एक्स लिमिटेड विल कंस्ट्रक्ट 6 रेसिडेंशियल है, ये गलत हो गया, एल लिखा, 6 रेसिडेंशियल यूनिट्स ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड एंड विल गिव 3 यूनिट्स टू राम। एक्स लिमिटेड 6 बनाएगा, 3 दे देगा राम जी को। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल 6 यूनिट वॉज कंप्लीटेड एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट वॉज इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑन 20/3/2023। ये डेट का क्या इंपॉर्टेंस है? बोला सर ये डेट का वही इंपॉर्टेंस है जो डिस्ट्रक्शन के केस में पैसा मिलना या क्लेम मिलना का होता है, कन्वर्जन के केस में स्टॉक इन ट्रेड को बेचने का होता है, और कंपलसरी एक्विजिशन में क्लेम मिलना का होता है। इस ट्रांजेक्शन में भी जो इस क्वेश्चन है, कैपिटल गेन होगा कंप्यूट 2023-24 के लिए। 22-23 में मिलना गया, मार्च 2023 में मिला है, तो प्रीवियस से 22-23 हुआ, तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 23-24। 23-24 असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए कहाँ से कहाँ तक पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे? तो जहाँ से खरीदे थे वहाँ से लेके एग्रीमेंट तक, इंडेक्सेशन यहीं से यहीं तक करना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? बोला भैया जो पैसा मिल रहा है वो, और जो 3 यूनिट मिल रहा है उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूशन ने जो वैल्यू लगा रखा है। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ईच फ्लैट ऑन 20/3/2023 इज 80 लाख। एक फ्लैट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 80 लाख। इनको 6 मिल रहा है कि 3, तो 80 लाख इंटू 3 यानी 2,40,000 कि 240 लाख। 240 लाख मिला और उधर 120 लाख मिला, यानी टोटल 3,60,00,000 रुपया इनको मिल गया। देयर आफ्टर राम सोल्ड वन ऑफ द फ्लैट, इस वाला लाइन को भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, बाद में बनाएंगे इसको। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। चलो इसका जरा पिक्चोरियल बनाते हैं टाइमलाइन पे। राम जी ने कब खरीदा था? क्वेश्चन नंबर कितना है? 18। राम ने परचेज किया था, देखिए कब है, 1/7/1998। कितना रुपया में? 32 लाख। ठीक है। 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू कितना था इसका?
96 lakhs। ठीक है, जॉइंट एग्रीमेंट में कब गया? देखो तो इतना ही जीरो है ना यार। 1/7/2020, 2021 में इसको ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में किया, 1,20,00,000 रुपये मिल भी गया। वाह, क्या यहाँ कैपिटल गेन होगा? बोला नहीं सर, कैपिटल गेन ट्रांसफर वाले साल नहीं होगा, किसी और साल होगा। किस साल होगा? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, कब मिला? 20/3/2023। 22-23 में 6 यूनिट, जिसमें 3 यूनिट राम जी को मिलेगा, और 1 यूनिट का दाम कितना है? दाम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख, यही ना है? बोला सर उसके आगे वाला लाइन जो बेचा है वो भी सॉल्व करेंगे, पहले ये तो कर लें। जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट के केस में कैपिटल गेन किस साल होता है? जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। इंडेक्सेशन किस साल तक करते हैं? जिस साल जॉइंट डेवलपमेंट होता है। खरीदे हैं कब? 1/4/2001 के पहले खरीदे हैं यहाँ पर, तो 32 और 96 विच इज हायर, 32 और 96 विच इज हायर, ये हो गया कॉस्ट, और एफएमवी विच इज हायर इनटू सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ एग्रीमेंट डिवाइडेड बाई सीआईआई 2001-2। 1-2 का तो हम लोग जानते हैं सीआईआई कितना है, बताइए। कोई सोच रहा होगा कि यार याद नहीं किया, अरे बेवकूफ़, ये तो याद रखना है। 100 और 23-24, 22-23 के लिए क्या है? 331। मान लो किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, ये मत कर देना कि इसी को 331 कर देना। बीच के साल का तुमको जो मन है ले लेना, 100 और 331 के बीच का। ठीक है, देखो क्या है सीआईआई। सीआईआई 2021, सीआईआई 2021 301। चलिए, कैपिटल गेन किस साल होगा बताइए? इस वाले साल कि उस वाले साल? कैपिटल गेन होगा 2022-23 प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 2023-24। ठीक है, एफवीसी बताइए क्या होगा? जितना पैसा मिला वो प्लस जो यूनिट्स मिला है उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ने जो वैल्यू लगाया है। एक का दाम कितना है? 80, तो 3 का दाम कितना हो जाएगा? 2,40,00,000 और उधर 1,20, यानी 2,40,00,000 प्लस 1,20,00,000 कितना हो जाएगा बताओ? 360 ना, 360,00,000। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? 1,20 ये और 80 1 के लिए मिला, तो 3 के लिए 2,40 होने जाएगा। लेस ICOI इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा? 32 लाख और 96 लाख में बड़ा कौन है? 96 लाख इंटू ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, वहाँ बोले नहीं सर ये है ना 301 और 100, देखो कितना था। $96,000,000 into 301 divided by 100 28896,000 minus plus 360,000,000
इतना आ रहा है इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। इतना आ रहा है इन लोग का कैपिटल गेन। यहां पर राम जी के पास क्या था, एक लैंड, ठीक है। यहां पर राम जी के पास क्या है, 3 यूनिट, ठीक है। यहां पर लैंड था जो अग्रीमेंट के तहत डेवलप हुआ, कन्वर्ट हो गया क्या चीज में, 3 बिल्डिंग में, 3 यूनिट में। इस 3 यूनिट का टोटल खरीद दाम कितना, सोचो। इस लैंड पर जब टैक्स लगा तो इस 3 यूनिट का दाम हम लोग कितना लेके चले, हमको क्या हो रहा है, लैंड जा रहा है, बिल्डिंग आ रहा है, सेल भी नहीं है, एक्सचेंज है ये। लैंड जा रहा है डेवलपर के पास, बिल्डिंग आ रहा है। जो बिल्डिंग आ रहा है उसका खरीद दाम कितना, बोला इस बिल्डिंग के आने के चलते जितना रुपया पे टैक्स लगा हुआ है वही ना इस 3 यूनिट का दाम है। तो इस 3 यूनिट का दाम कितना, 360 डिवाइडेड बाई 3 यानी कितना, 120 होगा। इसमें डाउट है, फिर से। राम के पास पहले क्या था, राम के पास पहले था लैंड। लैंड क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, यूनिट में, एक्सचेंज है। डेवलपर को लैंड दिए, डेवलपर से हम क्या लिए, यूनिट। इस लैंड के जाने और इस यूनिट के आने के लिए हम पर टैक्स कितना पे लगाए तुम, 360 पे। इस यूनिट का टोटल दाम कितना माना गया मेरे लिए, 360 ही ना। तो एक यूनिट का दाम कितना हो गया, 120। अब जरा क्वेश्चन में आओ आगे। अच्छा एक चीज़ और ये यूनिट का जन्म कब हुआ, 1798 ना, वहाँ तो लैंड था। 1/4/2001 ना, यहाँ तो लैंड था। 1/7/2020 ना, यहाँ तो लैंड था। इस यूनिट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किस दिन सर्टिफिकेट दिया, 20/3/2023। तो इस 3 यूनिट का जन्म कब हुआ, 20/3/2023। टैक्स में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सेंसिबल रहोगे, जो होना थोड़ा मुश्किल होता है लाइफ में, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सेंसिबिलिटी रखोगे तो समझ में आएगा। इस 3 यूनिट का दाम कितना, बोला भैया जितना के लिए इस 3 यूनिट का दाम पे हमको टैक्स लगाया हो 360, तो एक का दाम कितना, 120। और ये 3 यूनिट आया किस दिन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किस दिन इसका सर्टिफिकेट दिया, 20/3/2000 कितना 23। तो इसका जन्म कब हुआ, 20/3/2023। अब आइए क्वेश्चन में। जो लाइन छोड़ने के लिए बोले थे, देयर आफ्टर राम सोल्ड वन ऑफ द फ्लैट्स ऑन 25/9/2023। राम जी ने 25/9/2023 को, आइए सोल्ड कितना, 3 हो, वन ऑफ द फ्लैट्स 1,32,00,000। बीस 3/2023 से 25/9/2023, 24 महीना से तो अंदर है। तो ये यूनिट में से जब एक यूनिट बिक रहा है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिक रहा है, बोला हाँ। 1/32 में से कितना घटाएंगे, बोला एक का दाम कितना है, 1/20, और बेचना कितना, 1/32, 1/20 घटा देंगे। ये 12 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। कब होगा, कौन से प्रीवियस ईयर में बेच रहे हैं, 9वां महीना 23, यानी 23-24 प्रीवियस ईयर में बेच रहे हैं, यानी 25-26 में टैक्स लग जाएगा, ठीक है। 23-24 में, सॉरी 24-25 में टैक्स लग जाएगा। क्लियर है, क्या पढ़े अभी तक हम लोग। एक लैंड और बिल्डिंग था जिसका मालिक था एक इंडिविजुअल या एचयूएफ, ठीक है। इस इंडिविजुअल एचयूएफ ने एक डेवलपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, पढ़ लिया भाई, कि भैया ये लैंड बिल्डिंग को डेवलप करना, जिस साल अग्रीमेंट होगा उस साल
कैपिटल गेन कंप्यूट होगा? बोला नहीं, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस साल कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। बोला ठीक। बोला इस साल जब कंप्यूट होगा तो इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। ठीक। बोला एफबीसी क्या होगा? तो डेवलपर ने जो हमको पैसा देने का बात किया है वो प्लस जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जो वैल्यू लगाया है वो दोनों को जोड़ देंगे। ये हो गया ए। अब दूसरा चलिए, हम यहाँ लैंड कर दें, बिल्डिंग कर दे, क्या लैंड कर दे या बिल्डिंग कर दे। यहाँ पे डेवलपर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई तुमको हम इतना रुपया और 3 यूनिट देंगे। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता उसके पहले ही हम वो तीनों यूनिट या कोई यूनिट बेच दिए किसी दूसरा आदमी को, तब क्या होगा? कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक अगर हम नहीं बेचे तो जो अभी पढ़े थे वो, मान लो यहाँ पर हम बेच दिए, यहाँ पे हम बेच दिए, तब क्या होगा? बोला कि जो कंप्यूटेशन हम यहाँ से रोक करके यहाँ तक ले आए थे वो अब ख़त्म। इस साल कैपिटल गेन कंप्यूट होगा तुम्हारे और डेवलपर के बीच में जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, यहाँ खरीदे थे, यहाँ बेच दिए। जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे जॉइंट डेवलपमेंट अथॉरिटी हुआ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता उसके पहले ही हम किसी को बेच दिए, तो मेरा इस साल का फाइल ओपन होगा, कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। कैसे? वैल्यू कितना लगाया जाएगा? 1.20। ठीक, उसमें से माइनस क्या जाएगा? 32 और 96 में जो बड़ा है 96 उठा लिए और कैलकुलेट कर दिए। यानी यहाँ जो 360 लिखे थे, 360 नहीं लिख के कितना लिखते? 1.20, क्योंकि अभी हमको तो ये मिला ही नहीं ना। 2.40 तो कब होता? जब मकान बन जाता, उसका वैल्यू होता। हम तो बनने के पहले ही बेच दिए किसी को। तो पहला कैपिटल गेन होगा इस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के चलते। कितना पे? 2.40 पे कि 1.20 पे? बोला 1.20 पे। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल गेन हो गया। जिस साल बेचे हैं, मान लो यहाँ पे बेच दिए 21-22 में बेच दिए। अब जो हम बेच रहे हैं जिस आदमी को, उसको क्या बेच रहे हैं? बोला नए वाले बिल्डिंग का में जो हमारा अधिकार है, ये अधिकार हम इस रुपया में खरीदे थे कि इसमें खरीदे थे। इस लैंड बिल्डिंग को जो हम खरीदे थे उसको तो इसमें से घटा ना दिए, तो लैंड बिल्डिंग तो मर गया। अब तो मेरे पास सिर्फ था अधिकार। उस अधिकार को हमने सीसी के पहले किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, तो थर्ड पार्टी को भी हम क्या बेच रहे हैं? लैंड बिल्डिंग के अधिकार किसका? वो अगला 3 यूनिट का। ये 3 यूनिट हमको कितना में अभी मिला है? 1.20। ये जो 3 यूनिट का हम लोग यहाँ पर 2.40 जोड़े, ये हमको अभी तक मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला था। ये तो बना और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ने इसका वैल्यू लगा दिया 80,000, 80 लाख, तो मेरा दाम हो गया। देखो हो क्या रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ हम खरीदे, यहाँ मेरा FMV है, यहाँ जॉइंट डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट हुआ, बीच में कोई बेचे उचे नहीं। इस पॉइंट पर देखो क्या हो रहा है, हमको 3 यूनिट मिल रहा है। पैसा तो हमको कितना मिल रहा है? 1.20 ही ना। ये तो मेरे प्रॉपर्टी का मूल्य है जो कि हमको अभी किसी से मिला नहीं है, लेकिन सरकार ने ये वैल्यू लगा दिया तो कहा कि भैया यही तुमको JDA से मिला। हम कह रहे हैं कि हम उसके पहले ही बेच दिए यहाँ पर, तब क्या होगा? सोचो, मेरा इस साल का फाइल खुलेगा, मेरा इस साल का फाइल खोल करके मेरा टैक्स लगा देगा। कितना पर कैलकुलेट करेगा? 1.20 पर। अब जो हम आगे हम बेचेंगे, उस अधिकार को पाने के लिए हमको पैसा लगा कितना? 1.20। ये जो 1.20 मिला, हमको क्या मिला? मेरा लैंड गया, बिल्डिंग गया, 1.20 आया। अगर 1.20 के बाद यहाँ तक हम रुकते तो 3 यूनिट भी आता, तो मेरा लैंड बिल्डिंग जाने का हमको 2 चीज़ मिलता, पैसा 1.20 प्लस 3 मकान। हम क्या किए कि 3 मकान आने के पहले ही
अपने अधिकार को किसी को बेच दिए, तो बिल्डर से तो अभी तक हमको कितना मिला है, लैंड जाने के लके में कितना मिला, 1/20 पे कैलकुलेट हो गया। अब जो हम अधिकार बेच रहे हैं थर्ड पार्टी को, वो हम कितना में पाए, 1/20 में, और जितना में यहाँ बेचेंगे दोनों का डिफरेंस हमारा कैपिटल गेन होगा। अगर ये टाइम गैप तुम्हारा लॉन्ग टर्म का होगा तो इंडेक्सेशन करके, नहीं तो नॉर्मल सॉल्व करेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप कॉल तो है ही, डू कॉल मी। आइए वापस पढ़ा जाए जरा। जस्ट होल्ड ऑन। Transfer of land or building or both by an individual HUF under specified agreement with the developer. देखिए, P1 has land or building or both. P2 is a developer. P1 can be individual or HUF. P1 and P2 enters into a registered agreement in which P1 allows P2 to develop a real estate project on such P1's land and building. ये तो समझ ही गए थे। P1 के पास जो कि राम जी हैं लैंड था, P2 यानी डेवलपर के साथ अग्रीमेंट किए कि भैया इस लैंड बिल्डिंग को या इस लैंड को आप डेवलप कीजिए। आगे चलिए। कंसिडरेशन टू P1, राम जी को कंसिडरेशन क्या है, शेयर बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन सच न्यू डेवलप्ड प्रोजेक्ट whether with or without additional payment of cash। देखिए, जो अग्रीमेंट हुआ 1/7/2020 को, राम जी को कितना तय हुआ, भैया 1,20,000 तो आपको मिल ही रहा है, और जब मकान कंप्लीट होगा तो 6 यूनिट बनेगा, उसमें 3 यूनिट देंगे। ठीक है, अगर हम वहां तक धैर्य मेंटेन कर लिए, कहां तक भैया, जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। देखिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, व्हेन P1 ट्रांसफर्स हिज शेयर्स इन द प्रोजेक्ट टू एनी अदर पर्सन आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें 3 60 लिए थे, उसमें राम जी इस 3 यूनिट में से 1 यूनिट कब बेच रहे थे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद, तो बोला कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद। तो कहा कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर आप अपने शेयर को बेचिएगा तो आपका कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए आपका एफवीसी क्या होगा, तो जो पैसा मिला है वो प्लस सीसी के दिन का जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है। आइए जरा नोट्स में, द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ हिज शेयर बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ ऑन द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ सेट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन एज इंक्रीज्ड बाई एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन। बोला कि अगर आप बीच में नहीं बेचते हैं, अगर आप बीच में नहीं बेचते हैं, जैसे इसने नहीं बेचा, तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, जो पैसा मिला है वो प्लस जो यूनिट्स मिल रहा है उसका इस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का वैल्यू है ना, यही। चलिए आगे आइए। पॉइंट नंबर बी, इफ नॉट देन नॉर्मल टैक्स प्रोविजन। क्या बढ़िया से लिख करके मॉड्यूल और बुक सब भाग जाता है, वो देखिए यही है, इफ नॉट देन नॉर्मल प्रोविजन। क्या है भैया नॉर्मल प्रोविजन, अगर हम यहाँ बेच दिए तो क्या होगा, यहाँ हम बेच दिए, मान लीजिए तीनों यूनिट बेच दिया, तो क्या होगा, सबसे पहले तो इस साल का मेरा असेसमेंट फिर से खुलेगा, यहाँ पर कैपिटल गेन कितना होगा, 1/20 हमको मिला है, उसमें से 32 लाख या 96 लाख का इंडेक्स करके घटा देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब इस 3 यूनिट के लिए यहाँ तक रुकते तो इसका दाम होता 240। अब ये 3 यूनिट के लिए हमको यहाँ पर जितना में बेचेंगे उसको में से माइनस कर देंगे 1/20, क्योंकि ये जो बेचने का अधिकार हमको मिल रहा है यहाँ पर वो यही ना 1/20
पा करके, तो इस बेचने का जो अधिकार हम बेच रहे हैं उसका दाम कितना है, 1.20। चलिए, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, केस ए क्या है, जब हम बीच में नहीं बेचते हैं, सीसी मिलने के बाद बेचते हैं। इन द ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर द होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर हम बेचते नहीं हैं सीसी मिलने के पहले, तो हमारा टैक्सेबिलिटी का साल कौन सा होगा, बोला जिस साल सीसी मिलेगा पूरे प्रोजेक्ट के लिए या पार्शियल के लिए। ठीक है, केस बी अबव, केस बी अबव क्या है, सीसी मिलने के पहले ही बेच दिए। इन द ईयर व्हेन सच ट्रांसफर टुक प्लेस, अगर सीसी मिलने के पहले ही हम बेच दिए तो कहा कैपिटल गेन होगा उस साल जिस साल ट्रांसफर हुआ था। ट्रांसफर क्या हुआ था भैया, जिस साल जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट किए थे। जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट तो हम 1/20 में किए थे, तो 1/20 में से कितना घटाएंगे, 96 का, यहाँ लॉस हो जाता। और जो बीच में हम बेच रहे होते उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्शन कितना घटाते, तो बोला 1/20। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो डू व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप पे आपका इसका सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, देखिए उस पर क्या लिखा हुआ है। आफ्टर पीजीबीपी डिप्रिसिएशन, जब डिप्रिसिएशन पढ़ लेंगे तब ये सब सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। आइए अगला केस, कैपिटल गेन इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स बाय नॉन रेजिडेंट। अंडरलाइन कीजिए, कर लिए, जो समझिए। जब कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी का शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदता है फॉरेन करेंसी में, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। जब कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी का शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदता है फॉरेन करेंसी में, कैसे कर देगा फॉरेन करेंसी में, इंडिया रेमिट करता है फॉरेन करेंसी कंपनी को, तो जब हम पे करेंगे तो उस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपये में। जब कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी का शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदता है फॉरेन करेंसी में और उसको जब वो बेचता है तो उसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने का तरीका एक नॉर्मल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के तरीका से भिन्न है। क्या है भैया, सिचुएशन क्या है, एसएससी क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, क्या बेच खरीद रहा है, शेयर्स और डिवेंचर्स इंडियन कंपनी का। क्या इसको इंडियन करेंसी में खरीदा था, नहीं, इसको खरीदने के लिए उसने बाहर से फॉरेन करेंसी रेमिट किया था, भेजा था। तो इसके कंप्यूटेशन का तरीका सेक्शन 48, जिसमें कि हम अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स करते हैं, शॉर्ट टर्म है तो बिना इंडेक्स किए घटाते हैं, उस तरह से सॉल्व नहीं करते। तो पहले प्रीटेक्स्ट समझ लें। एसएससी कौन है, क्या गुण है उसमें, गोरा है, काला है, नीला है, पीला है। बोला एसएससी एक नॉन रेजिडेंट है, एसएससी एक नॉन रेजिडेंट है। पहला चीज़, क्या खरीद रहा है, इंडियन कंपनी का शेयर्स या डिवेंचर्स, और करेंसी क्या है, फॉरेन करेंसी। नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी का शेयर्स डिवेंचर खरीद रहा है फॉरेन करेंसी में, तो कहता है कि इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, नो इंडेक्सेशन। देखो, बिना इंडेक्सेशन के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A पहला केस,
बिना इंडेक्सेशन के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बोला कि देखिए जीरो कूपन बॉन्ड में आपके पास ऑप्शन है, इंडेक्सेशन करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालिए 20% टैक्स दीजिए, या बिना इंडेक्सेशन करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालिए और 10% टैक्स दीजिए। 112A और 115A, ये 115A है, इसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको इंडेक्सेशन करने मिलेगा ही नहीं। कहा है भाई हम कौन हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, इंडियन कंपनी का शेयर्स डिवेंचर्स खरीद रहे हैं फॉरेन करेंसी में। बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, नो इंडेक्सेशन। बोला ठीक है समझ गए, और आगे बताइए। बोला इसका कंप्यूटेशन होता है FVC लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बोले सर ऐसा तो हम लोग शॉर्ट टर्म में करते ही हैं, फिर अलग क्या है? अलग है, ये चारों वैल्यू 1 2 3 4 फॉरेन करेंसी में होता है। इंडिया का रिपोर्टिंग करेंसी क्या है? इंडियन नेशनल रुपी। बोला कि जब कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी का शेयर्स या डिवेंचर्स फॉरेन करेंसी में खरीदता है तो पहला क्या, नो इंडेक्सेशन। ठीक है भाई, इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। बोले सर शॉर्ट टर्म में तुम लोग ऐसे भी इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। बोला हाँ ठीक, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होगा तो नो इंडेक्सेशन। ठीक, उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए हम उसके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर घटाते हैं तो नेट सेल कंसिडरेशन निकल जाता है। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बोला सर ये तो पूरा का पूरा चल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। बोला हाँ एकदम ठीक बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटेशन जो है वो इंडियन रुपी में नहीं होता, ये सारा कंप्यूटेशन क्या चीज में होता है, फॉरेन करेंसी। बोला सर फॉरेन करेंसी तो फ्लक्चुएट करता रहता है, किस दिन का वैल्यू लेंगे वहाँ? बोला बस यहीं से अब शुरू होता है जो हम लोग को पढ़ना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लोग एवरेज टीटी बाइंग और सेलिंग रेट पे कन्वर्ट करते हैं। किस दिन का? डेट ऑफ ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर एवरेज टीटी बाइंग एंड सेलिंग रेट, रेट किस दिन का? डेट ऑफ ट्रांसफर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एवरेज टीटी बाइंग सेलिंग, रेट किस दिन का उठाते हैं? डेट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एवरेज टीटी बाइंग और सेलिंग रेट किस दिन? डेट ऑफ इंप्रूवमेंट। बोले सर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, ध्यान देना। एक नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी का शेयर्स डिवेंचर खरीदा फॉरेन करेंसी में, गेन शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, नो इंडेक्सेशन। कंप्यूट करने के लिए इंडियन नेशनल रुपी में नहीं करते, कैची में करते, फॉरेन करेंसी में। क्वेश्चन में आपको क्या दे देगा, ये सारा वैल्यू दिया रहेगा इंडियन रुपी में, तो घटाना तो आपको ऐसा ही है। करना क्या होगा, इन सारे इंडियन रुपी में दिए गए वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा फॉरेन करेंसी में। और कन्वर्ट करने के लिए क्या लेंगे? एवरेज टीटी बाइंग और सेलिंग रेट लेंगे। ट्रांसफर के केस में ट्रांसफर वाले दिन का, अगर एक्सपेंस है ट्रांसफर का तो ट्रांसफर वाले दिन का, कॉस्ट ऑफ एक्शन परचेज वाले दिन का, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो इंप्रूवमेंट वाले दिन का। यानी क्वेश्चन में आपको अगर सीधे ये वैल्यू दिया हुआ है तब तो ये वैल्यू को पुट कर दीजिए। अगर ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इंडियन करेंसी में दिया हुआ है, तो आप इंडियन करेंसी से उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कीजिए। और कन्वर्ट करने के लिए एक सिंगल रेट लीजिए कि एवरेज लीजिए? बोले टीटी बाइंग, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग और सेलिंग रेट का एवरेज लीजिए। ट्रांसफर के केस में ट्रांसफर वाले दिन का, एक्सपेंस के केस में एक्सपेंस वाले दिन का, खरीद के लिए खरीद वाले दिन का, और इंप्रूवमेंट के केस में इंप्रूवमेंट वाले दिन का। क्लियर है? अब यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस। बोला इस अमाउंट को इंडिया में टैक्स लगाना है। इंडिया में टैक्स
आप फॉरेन करेंसी में लगाइएगा कि इंडियन करेंसी में? बोला इंडियन करेंसी में। बोला यहाँ पर इस अमाउंट को कन्वर्ट करने के लिए हम सिर्फ टीटी बाइंग रेट देखते हैं, और किस दिन का? तो ट्रांसफर वाले डेट का। आराम से चलते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी का शेयर्स डिवेंचर फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्सेशन नहीं, और कोई नया नियम है नहीं। नियम क्या है? बोला कि ऐसे ही सॉल्व करो। अगर ये फॉरेन करेंसी में पहले दिए हुए तो फॉरेन करेंसी में घटाओ, नहीं दिए हुए है इंडियन करेंसी में दिए हुए है तो इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करो फॉरेन करेंसी में। कन्वर्ट करने के लिए रेट चाहिए, सिंगल रेट लेंगे कि एवरेज रेट लेंगे? एवरेज लेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर को ट्रांसफर डेट का एवरेज रेट लेंगे। खरीद का और इंप्रूवमेंट का, इंप्रूवमेंट और खरीदने वाले दिन का एवरेज लेंगे। यहाँ जो गेन निकल के आएगा, चूंकि सारा ये फॉरेन करेंसी में है तो ये गेन भी कैसा आएगा? फॉरेन करेंसी में। अब इसको टैक्स करने के लिए इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एवरेज रेट लेंगे? बोला नहीं, एक रेट लेंगे, बाइंग रेट। किस दिन का? जिस दिन ट्रांसफर किया था। नोट्स में आओ, फिर इसका क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा सब। देखो, इन केस ऑफ एसएससी हु इज अ नॉन रेजिडेंट, एनी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अराइजिंग ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी बॉट इन फॉरेन करेंसी। अलाइन करो, नॉन रेजिडेंट शेयर्स डिवेंचर्स इंडियन कंपनी बॉट इन फॉरेन करेंसी। देखो, नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी का शेयर्स डिवेंचर खरीद रहा है फॉरेन करेंसी में, उसका कंप्यूटेशन नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। लॉन्ग टर्म गेन भी होगा तो इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे। नो इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज डन। लॉन्ग टर्म होगा तब ना इंडेक्सेशन करेंगे? बोला हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म होगा तब भी नहीं करेंगे इस केस में। कब? नॉन रेजिडेंट है, इंडियन कंपनी का शेयर्स डिवेंचर खरीद रहा है फॉरेन करेंसी में। आगे चलिए। कैलकुलेशन इज डन इन द फॉलोइंग वे, नो मैटर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डॉट 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 लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी। एक मिनट जरा होल्ड करो तो। देखो, ये मिसिंग हो गया था। कैलकुलेशन इज डन इन द फॉलोइंग वे, नो मैटर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आउटर कॉलम में दिया हुआ है। कन्वर्ट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑन एवरेज टीटी बाइंग एंड सेलिंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। अंडरलाइन करो, एवरेज करेंगे किस दिन का? डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, कन्वर्ट एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर ऑन एवरेज टीटी बाइंग एंड सेलिंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। आगे चलो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कन्वर्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन एवरेज टीटी बाइंग एंड सेलिंग रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो उसको ही करते। अब ये आ गया कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी। इस फॉरेन करेंसी वाला को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में ऑन टीटी बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। इसका क्वेश्चन में आओ तब समझ में आएगा। जान दो। राम, अ नॉन रेजिडेंट, रेमिट्स $40,000 टू इंडिया ऑन 16/9/1989, ठीक है। राम क्या है भैया? बताइए। राम भी अब नॉन रेजिडेंट होने लगे, ठीक है। कितना है? US 40।
द अमाउंट इज पार्टली यूटिलाइज्ड ऑन 3/10/1989 फॉर परचेजिंग 10,000 शेयर्स इन ए लिमिटेड। 10,000 शेयर खरीदा ए लिमिटेड में एन इंडियन कंपनी एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर। अब देखो ये दाम इंडियन करेंसी में दिया हुआ है, तो 10,000 गुने 12 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है, क्या इस 1,20,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम घटा सकते हैं नॉर्मली सीधे? बोला नहीं सर, हमको तो इसको कन्वर्ट करना होगा। क्या चीज़ में कन्वर्ट करना होगा? फॉरेन करेंसी में। तो खरीद मूल्य को किस दिन के फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे? बोला खरीदने वाले साल, खरीदने वाला डेट। बोला खरीदने वाले डेट टीटी बाइंग रेट से कि सेलिंग रेट से? बोला नहीं है, दोनों का एवरेज करेंगे। देखिए नीचे रेट दिया हुआ है, पैसा आया था 16/9 को, खरीदा है 3/10 को, तो 3/10 वाला रेट लेंगे कि 16/9 वाला लेंगे? बोला सर 3/10 वाला लेंगे ना। 19 + 21 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ पे एवरेज रेट क्या हो गया, 20 हो गया। 1,20,000 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 6,000। ये 6,000 रुपया है कि डॉलर है? बोला डॉलर है। आगे चलिए, दीज शेयर्स आर सोल्ड फॉर 75 पर कितना तारीख को, 30/3/2023। खरीदे थे 89 में, बेच रहे हैं 2023 में। शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? बोला एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म। क्या इंडेक्स करने मिलेगा? बोला नहीं, एकदम नहीं करने मिलेगा। क्यों? क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, इंडियन कंपनी का शेयर खरीद रहा है फॉरेन करेंसी में। बोला सर फॉरेन करेंसी में कैसे खरीदा है? तो रुपया में दिया हुआ है। बोला दिया हुआ ना, रुपया में है। देखिए शुरू में वो क्या भेजा है, इंडियन करेंसी की फॉरेन करेंसी? 40,000 क्या भेजा था, US डॉलर। बात समझ रहे हैं? राम एक नॉन रेजिडेंट है, विदेश से पैसा भेजा 40,000 US डॉलर। कंपनी को तो जब हम पैसा देंगे तो रुपया ही में न देंगे, इंडिया में तो खरीद बिक्री रुपया में होता है, लेकिन इस रुपया को पाने के लिए वो क्या भेजा है, US करेंसी। तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में इंडियन कंपनी का शेयर डिवेंचर खरीद रहा है, तो पहला चेंज क्या आएगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होगा तो इंडेक्स करने नहीं देंगे। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? बोला हाँ है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना में बेच रहा है? 75 रुपया के हिसाब से 10,000 शेयर बेच रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7,50,000 हो जाएगा ना। 75 रुपया के हिसाब से 10,000 शेयर बेच रहा है तो 7,50,000 हो जाएगा। तो क्या 7,50,000 में से 1,20,000 घटा देंगे? बोले नहीं, 7,50,000 इंडियन रुपये में, इसको कन्वर्ट करना होगा कैची में, फॉरेन करेंसी में। 30 दिन का रेट से कन्वर्ट कीजिएगा। अच्छा 30/3/2023 को बेच रहा है, देखिए तो क्या रेट है, 74 + 76, 70 70 1 40 और 6 4 10, 150, 150 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 75। ये 75 क्या है, एवरेज है टीटी बाइंग और सेलिंग रेट का। बोला हाँ सर एकदम। तो हम बेचे हैं 7.5 लाख में, कन्वर्ट करने के लिए रेशियो कितना है, वैल्यू 75। $1 का एवरेज बाइंग और सेलिंग रेट 75 रुपया है, तो 7.5 लाख का कितना हो जाएगा, 7.5 लाख डिवाइड बाई 75 कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, और उधर देखिए कितना होगा, 1,20,000 में हम खरीदे थे, उस दिन का एवरेज रेट था 20 रुपया, तो 6,000, तो 10,000 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा, 4,000। 10,000 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा, 4,000। तो हमारा 4,000 क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में। कौन से रेट पे? बोला बेचने वाले दिन का बाइंग रेट। देखिए क्या है बाइंग रेट, बेचने वाले दिन क्या है, 74। 4,000 × 74 कितना होगा, देखिए 4,000 गुने 74, 296,000। ये हमारा लॉन्ग टर्म आया कैपिटल गेन। चलिए देखिए टाइमलाइन पे समझाते हैं। अगर क्वेश्चन में ये सारा वैल्यू फॉरेन करेंसी में दिया रहे तब तो कोई झंझट ही नहीं है, वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा
तो ये सारा वैल्यू इंडियन करेंसी में दिया रहेगा। तो अगर इंडियन करेंसी में है तो कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट। बोला फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हमको रेट चाहिए। क्या एक सिंगल रेट लेना है कि एवरेज रेट लेना है? एवरेज रेट। किसी भी कैपिटल गेन में कंप्यूटेशन में 4 दिन होता है, एक बेचने वाला दिन, एक बेचने वाले दिन का ट्रांसफ़र, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये दोनों किस दिन का हम लेंगे? ट्रांसफ़र डेट का। ये किस दिन का लेंगे? एक्विजिशन के डेट का। और ये किस दिन का लेंगे? इम्प्रूवमेंट का लेंगे। बोला इन दोनों को जो ट्रांसफ़र का रेट से कन्वर्ट करेंगे, एक सिंगल रेट लेंगे कि एवरेज लेंगे? बोला एवरेज। किसका? बाइंग एंड सेलिंग। इसमें भी बाइंग एंड सेलिंग, इसमें भी बाइंग एंड सेलिंग। ये दोनों को कन्वर्ट करेंगे ट्रांसफर वाले दिन का, ये दोनों को कन्वर्ट करेंगे एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट वाले दिन का। क्वेश्चन में अगर पहले ही से फॉरेन करेंसी में दिया हुआ है तब काहे के लिए कन्वर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसको कन्वर्ट करेंगे ट्रांसफर के डेट का। कौन सा रेट का? बाइंग रेट का। एवरेज नहीं करेंगे इस बार। बोला ऐसा कब करेंगे? बोला ऐसा करेंगे अगर एसएससी नॉन रेजिडेंट है, इंडियन कंपनी का शेयर्स डिवेंचर खरीदा है फॉरेन करेंसी में, और वहाँ पर शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे फॉरेन करेंसी में और उसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में ऑन द टीटी बाइंग रेट। इसमें एक और है एग्जेम्पशन, लेकिन उसको भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। आज के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व कीजिएगा। देखिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग लाइन दिया हुआ है नीचे। These shares have not been sold through a recognized stock exchange। अगर recognized stock exchange होता तो क्या हो जाता? परचेज देखिए क्या है, 1/2/2018 के पहले है ना? बोला हाँ सर, तब तो 112 लग जाता। बोला यस, लेकिन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं है, तो बोला ये वाला सॉल्व करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक से हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को फिर से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में लाइएगा, ठीक है। ठीक है। पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अलग अलग सर्कमस्टांस में कैपिटल गेन कंप्यूट करने का तरीका। क्या क्या था अलग अलग सर्कमस्टांस? पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा, कंपलसरी एक्विजिशन, ठीक है। बोला उसके बाद बोला प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। 5 हो गया। छठा क्या पढ़े? छठा पढ़े हम लोग भाई, कंपनी लिक्विडेशन में जा रहा है, शेयर होल्डर को एसेट बांट रहा है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 हो गया। फिर क्या पढ़े? गुडविल, ठीक है। फिर क्या पढ़े? डिपॉजिटरी वाला आज पढ़े। फिर क्या पढ़े? बोला बीच में पढ़े कि स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, जो आज पढ़े। फिर क्या पढ़े? ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। फिर क्या पढ़े? डिपॉजिटरी। कुछ और है वो हम लोग और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बी गुड।